स्वागत स्वागत स्वागत। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम। राजस्थान परिषद बेंगलुरु की एक अग्रगण्य सामाजिक संस्था है जो पिछले 45 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और सामाजिक जुड़ाव के क्षेत्र में महनीय कार्य करती आई है। मिसाल के तौर पर हर साल राजस्थान परिषद क्रिकेट का टूर्नामेंट का आयोजन करती है जहां पे जो समाज के जो युवा हैं वो एक ही मंच पर आते हैं। और इसके साथ राजस्थान परिषद उन परिवारों का पोषण करती है जो परिवार आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है। सामाजिक जुड़ाव की पहल को आगे ले जाते हुए राजस्थान परिषद लेकर आया है ये एक अनूठा और अद्भुत कार्यक्रम जिसका नाम है मीट द आइकॉन। ये मीट द आइकॉन कार्यक्रम के तहत हम रूबरू होते हैं उन हस्तियों से, उन महान विभूतियों से, उन शख्सियतों से जिन्होंने सफलता हासिल की अपने जीवन में, ताकि हम भी उनसे सीख पाए या कि वहां पर मौजूद जो युवा वर्ग है वो भी उनसे कुछ प्रेरणा ले पाए। उनकी जीवन शैली क्या है, उन्होंने अपने जीवन में कैसे सफलता हासिल की, उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव रहे। उस उतार चढ़ाव से अगर वहां पर बैठे कुछ युवा अगर कुछ सीख कर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और इसी मुहिम के तहत, इसी पहल के तहत आज हम यहां मौजूद हैं और हमारे साथ जो शख्सियत है, हमारे साथ जो गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद है वो सरदार शहर से बिलोंग करते हैं और एक बहुत ही मशहूर भामाशाह हैं, समाज सेवी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी उनका तालियों के साथ स्वागत करें। उनका नाम है श्री उदय चंद जी तातेड़। एक बार फिर से इनका स्वागत हो जाए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं श्री रूपचंद जी पुगलिया जो राजस्थान परिषद के उपाध्यक्ष हैं, श्री कमल जी तातेड़ जो राजस्थान परिषद के अध्यक्ष हैं, मैं विनय वैद इस प्रोजेक्ट का वाइस चेयरमैन और मेरे साथ पूजा जी। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपको भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और राजस्थान परिषद एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है और स्पेशली ये युवाओं के लिए है। मीट द आइकॉन आपका जो इंटरव्यू है वो सोशल मीडिया पे जाएगा और बहुत सारे ढेर सारे लोगों को इंस्पायर करने वाला है। तो मैं शुरू करूँगी आपके बचपन के साथ। आप मुझे बताइए आपका बचपन कैसे बीता, आपका स्वभाव कैसा था बचपन में, आपका सपना क्या था बचपन में? बचपन हमारा बहुत ही कष्टदायक था क्योंकि हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे और आर्थिक स्थिति उस समय ऐसी नहीं थी और मतलब एक छोटा सा बिजनेस था और उस बिजनेस में ही हम लोग को एक बहुत बड़ा परिवार था, उसी परिवार को चलाना पड़ता था। किंतु फिर भी भगवान की दया से हम लोग दाल रोटी के लिए बहुत अच्छा मतलब साधन था वहाँ पर। उसके बाद मेरी जो शिक्षा हुई गांव में ही हुई। हम एक बिहार के एक छोटे से गांव गुरना से बिलोंग करते हैं और वहीं पर एक प्राइमरी शिक्षा का मतलब जो है हमारी वहीं हुई। उसके बाद तकदीर ने मेरे को वहाँ पर राजस्थान में राणावास में भेज दिया। वहाँ जाके हमारा बहुत परिवर्तन हुआ। वो उस समय इतना बढ़िया वहाँ का वातावरण था। हमारे ज़माने में बहुत अच्छे वहाँ से निकले हुए एक एक आदमी आज बहुत बेंगलोर में या पूरी इंडिया में बहुत अच्छी जगह मतलब अच्छी स्थिति में है। तो हमारा जो राजस्थान में राणावास था एक प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई और मैं उस समय वहाँ गया था शायद 5th क्लास में और वहाँ का मतलब छात्रावास का जो जीवन था बहुत डिसिप्लिन जीवन था। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद वहीं से मैंने मैट्रिक पास की। मैट्रिक पास करने के बाद हर कोई भी साल में फेल नहीं हुआ और हालांकि वहाँ के उस समय जो इंग्लिश थी ना वो थोड़ी वीक थी। हिंदी हमारी लोग की बहुत अच्छी थी, तो आज भी हमारी हिंदी बहुत अच्छी है। इंग्लिश में तो फिर वहाँ के राजस्थान की हिंदी तो बहुत ही वीक थी। और उसके बाद समझ लीजिए राणावास की मैट्रिक पास करने के बाद मैं वापस अपने गांव आया। गांव आने के बाद मतलब हमारे बड़े भाई थे अभय कुमार जी तातेड़, तो उन्होंने कहा कि अब तो मैट्रिक पास करके आ गया, अब क्या करना है आगे करके, यहीं दुकान में लग जाओ। तो मेरी भी उस समय बचपना था, मैं देखो कौन आगे जाके पढ़ाई करे और करे, इसलिए वहीं इच्छा हो गई। पर भगवान की दया से देखिए उस समय हमारे कलकत्ता में एक जीजा जी हरमानमल जी सुराणा थे, उनका किसी तरह भी आगमन हो गया। आगमन होने के बाद उन्होंने कहा क्या करोगे आगे, क्या ज़िंदगी बिताना है।
मैं कहा कुछ नहीं, जो भाई लोग कहेंगे वैसे ही करना है, ऐसा कर मत लेना तुमको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। मैं कहा बढ़ना है, कि चलो मेरे साथ। और उन्होंने की दया से ही अब मैं कलकत्ता फर्स्ट टाइम गया और वहाँ जाके उनके घर में ही रुका। मैं किसी को वहाँ जानता नहीं था, तो कलकत्ता में उनके ही घर रुका। रुकने के बाद फिर उन्होंने मेरे को मतलब पीयूसी होते थे ना उस समय, पीयूसी में मेरे को मतलब दिला दिया। और पीयूसी में देने के बाद वो बोले कि एक काम करो, तुम थोड़ा बहुत काम सर्विस भी कर लो और ये कॉलेज भी करो। तो वहाँ उस समय कलकत्ता में मतलब पढ़ाई की सुंदर व्यवस्था इवनिंग सेशन में थी। तो मैं एक छोटी सी सर्विस में लग गया। सर्विस कितनी थी? 125 रुपीज़। उस समय ज़माने में 125 रुपये भी बहुत ऐसे थे। तो रात को तो मैं कॉलेज जाता था पीयूसी में, और दिन में मैं 125 रुपीज़ में सर्विस करने लग गया। वो थी कंपनी थी चाय कंपनी थी, और डेली आना जाना वहाँ 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा का उस समय सब था। और फिर मैं सोचा कि भाई अब बहन के कितना दिन रहा जाए। तो फिर मैं एक वहाँ हमारे आबोर के एक मेरे मित्र थे, मतलब मेरे रिलेशन ही समझो, उनकी गद्दी में आ गया। हाँ, पिताजी के नलियाल का, उनकी गद्दी में आ गया, वहीं रहा। और वहीं सुबह अपना सर्विस में जाना और रात को कॉलेज करना। तो वहाँ पर खाना वाना का क्या सिस्टम था कि हम लोग बासा सिस्टम है। तो वो बासा सिस्टम में मैंने 45 रुपीज़ में खाने का महीने का कर लिया। करने के बाद मैं कलकत्ता में मतलब अपनी समझ लीजिए 6 साल में मैंने बीकॉम भी कर लिया, और एक सर्विस भी मैंने चेंज कर ली। उसके बाद फिर वो चाय कंपनी छोड़ के मैं देखो 20-25 रुपये कहीं ज़्यादा मिल जाए तो वहाँ चले जाएंगे। उस समय 20-25 रुपये का सर्विस मिलना, ज़्यादा मिलना बहुत मेहनत था। तो फिर एक डाइजन टूल्स बोल के कंपनी है, जो शायद कहाँ की थी, हाँ कलकत्ता की थी, पर राजस्थान में कहाँ के थे मेरे को याद नहीं आ रही है। तो डाइजन टूल्स में आ गए। वहाँ आने के बाद मेरा ज़िंदगी बहुत मतलब क्या, खुद घर का खाना मिलने लग गया। और हमारा जो 8-10 लड़के थे साथ में, हम लोग एक ही रूम में रहते थे, फैक्ट्री में ही रहते थे, और बहुत बढ़िया काम था। वहाँ बहुत मैंने कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में। जैसा कि आप बता रहे हैं उदय चंद जी, उदय सिंह जी कि आपका जो शुरुआती दौर था बहुत ही संघर्षमय दौर था। तो उस संघर्षमय दौर का अनुभव कैसा था? क्या मतलब, एक तो दौड़ तो देखिए 150 रुपया में क्या होगा। हाँ, ये है कि एक पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ता था। और हम लोग को मतलब जैसे मैं बताया डाइजन टूल्स में जैसे मैं सर्विस में रहता था, तो वहाँ पर इतना टाइम मिलता था, क्योंकि एक टाइम फैक्ट्री के बाद जो टाइम होता है ना, उसके बाद ज़रूर पिक्चर जाना कितना लगता था। शायद मेरे से 5 रुपया 6 रुपया में तो आराम से अच्छी क्लास में हम लोग पिक्चर देख लेते थे। कभी उन्होंने मतलब हमारे दोस्तों ने कटवा दिया टिकट, कभी किसी ने कर गया, कभी अगर देखता है कि भाई ये तो कम सैलरी वाला है तो उन्होंने ही अपना लेके जाने लगे। तो कलकत्ता का लाइफ मेरा बहुत अच्छा रहा। और मैंने वहाँ से बीकॉम भी पास किया और फैक्ट्री में काम भी सीखा। तो उस संघर्ष में दौर में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपको मिला, जो आपका मार्गदर्शक बना, या कोई जिसके पास आप हमेशा जाते थे अपने प्रश्न लेके और सब जवाब वहाँ पे मिल जाते थे? वो तो मेरे पूज्य बनोज जी थे। मेरी बड़ी बहन माणीबाई सुराणा, वो बहुत थी। उन्होंने कभी भी मेरे को निराश नहीं होने दिया, क्यों जानती थी कि हर संडे का मैं उनको वहाँ जाता था। अच्छा। हाँ, तो मेरे बनोज जी बहुत ज्ञानी थे, हिंदी के बहुत इतने अच्छे कवि थे कि उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा प्यार दिया। और शायद आपको बता दूं विनय जी, इनके बनोज जी की जो लिखावट जो थी, शायद आप एक पूरी जो बुक है आप एक पन्ने में वो उतारते थे। अच्छा। बहुत सुंदर, इतने सुंदर उनकी हैंडराइटिंग थी, मोती जैसा, जी उनको बोलते थे मोती जैसा एकदम हैंडराइटिंग थी। और जब ये यात्रा जब आगे बढ़ी, आपने बेंगलोर की ओर रुख किया, उस बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, इसके बीच में क्या हुआ, जब मैं कलकत्ता का सर्विस करने के बाद बीच में मेरे को नेपाल चला गया। मैं 6 साल में 5 साल 6 साल नेपाल चला गया। हाँ, दुबी में, नेपाल विराटनगर के पास में एक दुबी है, और वहाँ चला गया। वहाँ भी मैंने 6 साल सर्विस की। अच्छा। हाँ, वहाँ उसमें स्ट्रॉबेट फैक्ट्री थी, और स्टेनलेस स्टील, उस समय स्टेनलेस स्टील का बहुत बड़ा क्रेज़ था।
तो वो सीटें आती थी हम लोग को जापान से आती थी, हम लोग वहाँ पर मोल्ड करते थे उसको। तो उसके बीच में हमारा क्या हुआ कि जब कलकत्ता में लास्ट में था उस समय मेरी शादी भी हो गई थी। अच्छा। हाँ, ये शायद 66 में मेरी शादी भी हो गई थी, और 66 में जब शादी होने के बाद मैंने सोचा कि भाई ये 150 रुपये में तो हमारे पति पत्नी का काम चल नहीं सकता, तो मैंने सर्विस चेंज करके नेपाल में आ गया। नेपाल में हमारे जो डायरेक्टर थे श्री तोड़ाराम जी दुगड़ ने मेरे से पूछा कि तुमको कलकत्ता में कितना मिलता था। मेरे से मुंह से निकल गया 300 रुपया। कि ठीक है तुम 300 रुपया में आ जाओ। हाँ, तब 150 से 300 में आ गए। तो तो वो एक 300 रुपया में। उसके बाद क्या हुआ कि फैक्ट्री में तो आ गए, पर हमारी मिसेज थी गांव में और मैं रहता था विराटनगर के दुबी में। तो हफ्ते में एक ही छुट्टी मिलती थी, तो मैं हर मंगलवार को, वो वीकडे था, तो मंगलवार को रात को 5-6 बजे छूटने के बाद सीधा बस पकड़ के 2 घंटा का सर्विस करके 2 घंटे की यात्रा करके मैं घुरना आता था। तो मजाक तो उस समय मैं बहुत छोटा, उस समय शादी हुई थी, तो सब मजाक भी उड़ाते थे कि आ गया क्या तुलसीदास जी आ गए। अब रात को 11-10 बजे 11 बजे पहुंचना, फिर दूसरे दिन फिर वापस दुबई जाना, तो ठीक है मजाक तो मजाक ही था। उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है, उसके बाद हमारे डायरेक्टर श्री तोड़ाराम जी को कहा कि उदय सिंह तू क्या हर संडे हर मतलब हॉलीडे में वहाँ जाते हो घूमना, एक काम करो अपना दुबई में घर है, ये अपना खुद का घर है, और वहाँ आ जाओ। मैं फिर उनको लेकर और मैं दुबई में आ गया, और वो वहाँ का आने के बाद वो एक लाइफ था सबसे अच्छा दौर निकला, क्योंकि 300 रुपया में इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती थी, खर्चा कुछ लगता नहीं था, क्यों दुबई में अपना फ्री का मकान था, और साइकिल से तो थोड़ा सा मतलब क्या, जहाँ फैक्ट्री और मेरे घर की दूरी होगी 1 किलोमीटर, तो पैदल चला जाता था, कभी खाना खाने, कभी साइकिल पर चला जाता था। तो वो बहुत अच्छा निकला, दुबई का जो जीवन था मेरा बहुत अच्छा निकला। और उसके पश्चात फिर आप? हाँ, उसके पश्चात फिर दुबई का 6 साल ख़त्म होने के बाद वापस मैं गांव में आ गया। अच्छा। अपने घुरना में। तो वहाँ एक राजेश वस्त्रालय बोल के मैंने कपड़े की दुकान की, और वो कपड़े की दुकान मेरी बहुत अच्छी चली। तब तक मेरा मतलब मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हो गए थे तब तक। हाँ, नेपाल में। और वो भी मैं कपड़े की दुकान भी मेरी अच्छी चलती थी, क्योंकि मेरे कुछ मतलब क्या बताऊं कि मेरी व्यवहार के कारण लोगों की अच्छी मतलब वहाँ कपड़े नंबर दुकान थी उस समय। तो देखा आप लोगों ने दर्शकों की जीवन में संघर्ष बहुत आते हैं, और उन संघर्षों का अगर आप लुत्फ उठाएं और उन संघर्षों से अगर आप घबराएं नहीं, तो संघर्ष भी आपके सामने छोटे पड़ जाते हैं। यहाँ पे श्री उदय सिंह जी तातेड़ मौजूद है, और यहाँ पे बता रहे थे अपने संघर्ष के बारे में, और किस तरह कलकत्ता में अपना जीवन यापन किया, किस तरह फिर वो नेपाल आए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और नेपाल से फिर उन्होंने सरदार शहर की ओर रुख किया। तो ये जो इनकी अप्रोच है, ये अप्रोच ही, पॉजिटिव अप्रोच ही आज तक उन्हें यहाँ पे लेके आई है। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि फिर आपने कहा कि आप सरदार शहर चले गए थे। नहीं, घुरना। हाँ, वस्त्रालय, राजेश वस्त्रालय घुरना में थे। हाँ, घुरना में भी क्या हुआ कि एक ज़िंदगी में एक ट्रेजेडी आ गई मेरे को। ट्रेजेडी ऐसी आ गई क्या, 79 में मेरे को मई और जून में हमारे घर के अंदर डकैती हो गई। अच्छा, उस समय राजीमती जी हाँ, तो अच्छा, वो जिस दिन डकैती हुई उस दिन मेरे सुबह हमारे वो एक दिन पहले हमारे मतलब तेरा पंथ की महान शक्ति श्री राजीमती जी आई थी। तो उनको नेक्स्ट डे उनको बिहार कराने मैं बीरपुर ले गया। तो बीरपुर ले जाने, तो बीरपुर हम लोग, मैं मेरा बड़े भाई अभय कुमार जी और इनका बड़ा भाई हमारे कमल जी के बड़े भाई बछरा जी थे, तीनों हम लोग बीरपुर गए। बीरपुर जाने के बाद शाम हो गया, तो फिर सब ने बोला कि अब तो अब वापस चलना चाहिए। तो मैं कहा चलो, राजीमती जी थोड़ी दूर में है, चल के उनसे मंगलिक सुन के अपने चलो।
जाने के बाद क्या हुआ देखिए, मंगलिक सुनने का असर देखिए, क्या मंगलिक सुनने के बाद कोई तो जोश आना चाहिए, पर मेरी तबीयत खराब हो गई। इतनी खराब हुई कि मैं यहाँ से वहाँ नहीं चल सकता। तो अभय कुमार जी तो बोले कि मैं तो साइकिल है, मैं तो लेके जाता हूँ। हमारा शायद आधा घंटा लगता है वहाँ से, बीरपुर से मेरे गांव आने के लिए। पर इनके कमल जी के बड़े भाई बछरा जी बोले कि काको जी आपका तबीयत ख़राब हो गया, आप और मैं यहीं रुक जाता हूँ। और मैं और श्री बछरा जी अब हम लोग वहीं बीरपुर में रात को रुके, और मैं कहा चलो और सुबह सुबह निकल जाएंगे। तब रात को आराम करने के बाद मैं एकदम फिट हो गया। फिट होने के बाद सुबह 5 बजे मैं वहाँ से निकल गया, मैं और बछरा जी, और शायद पैदल ही निकले गए थे, क्योंकि शायद 6 किलोमीटर होगा। हम लोग उस समय जवान थे तो आराम से 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो कुछ समझते ही नहीं थे। और आने के बाद क्या हुआ कि 5 बजे जब मैं निकला तो मैं और बछरा जी जाते जाते आधे रास्ते में आया तो सामने से कोई एक नाई आ रहा था। तो इसका बछरा जी बोले कि यार नाई, सुबह सुबह नाई के दर्शन हो गए, क्या बात है, ऐसा क्या होने वाला है। नाई जब पास में आया तो उसने बहुत बड़ी शौक न्यूज़ दी कि आपको क्या बताऊं मैं, हे हो हमारे जो बिहारी भाषा में क्या ये हो गजब हो गया, क्या गजब हो गए, मतलब क्या हो गया कि आपके यहाँ तो डकैती हो गया। जो हमारे जो पैर एकदम स्पीड में चल रहे थे वो एकदम रुक गए। उसके बाद पूरी घटना उनसे सुनने के बाद मैं कहा चलो अब तो चलो। जाने के बाद मैं गांव आया। गांव आने के बाद तो देखा तो मेरे घर के, मेरे और बड़े भाई अभय कुमार जी के घर के सामने हजारों आदमियों का झूम था। भाई क्या हुआ, बोले आपके यहाँ तो रात को डकैती हो गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि राजीमती जी का जो हमारा मंगलिक था उसके कारण मैं अगर वहाँ रुक गया तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मैं भी चपेट में आ जाता। वो संकेत था एक। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि देखो मंगलिक सुनने के बाद मेरे पाँव वहाँ रुकना, वापस गांव नहीं आना और उसी रात को डकैती होना, एक संजोग, कैसा संजोग बेटा, बहुत। विनय जी मैं आपको बता दूं इसी बात पे कि वहाँ पे जो गांव में डकैती होती थी तो उसमें क्या होता था, मालिक होना जरूरी है। हाँ, मालिक होना जरूरी है। हाँ, ये तो मालिक होता है तभी बताता है कहाँ पे माल पड़ा हुआ है। तो उनको पता चल गया कि मालिक तो यहाँ है नहीं। तो ये उस कारण से भी बच गए थे। अच्छा वही कारण था। फिर आगे की जीवन यात्रा? हाँ, ये बता दूँ भाई, डकैती होने के बाद मेरा मन वहाँ खट्टा हो गया और संजोग से मेरे बड़े भाई चैनरूप जी आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि उदय सिंह ये कपड़ा अपना दुकान बंद करो, मेरे साथ चलो, बेंगलोर बहुत अच्छी जगह है। तो उन्होंने मतलब क्या, ये डकैती होने के 1 महीना बाद ही मेरे प्रिय सालो जी को मैंने पूरा, मांगीलाल जी थे, उनको पूरा काम, कपड़े का काम उनको दे के मेरा बेंगलोर आ गया। तो बेंगलोर आने के बाद मेरे बड़े भाई चैनरूप जी ने कहा कि देखो ये इलेक्ट्रिक का काम है और यहाँ अपना मेहनत करना है, और यहाँ क्यों, वहाँ गांव में क्यों पड़े हो, तो यहीं रहो। तो उसके बाद हम लोग एक इलेक्ट्रिक दुकान में, मैं तो एज ए सर्विस, वो थे मतलब पार्टनर थे, मैं एज ए सर्विस वहाँ रहने लग गया। तो हम लोगों ने करीब 5-6 साल में सर्विस किया उनके पास में। अच्छा। तो 5-6 साल सर्विस करने के बाद फिर हम लोगों ने वो जो उनके डायरेक्टर थे उनको पूरा मतलब उनका दे के, और मैं और मेरे भाई पार्टनरशिप में काम करने लगे। 6 साल हम लोगों ने पार्टनरशिप की। 5-6 साल काम करने के बाद उन्होंने कहा उदय सिंह मैं तो दूसरा काम करना चाहता हूँ और तुम ये काम संभालो। उसके बाद से ये वो दुकान मैं चलाने लग गया। उस बात को हो गया 40 साल। अच्छा। हाँ। तो ये पूछना चाहूँगा कि जब आप बेंगलोर आए तो आपको क्या फिर संघर्ष करना पड़ा? हाँ, एस्टैब्लिश करने के लिए? ज़रूर करना पड़ा, क्योंकि मैं गांव से हाईएस्ट 50,000 रुपये लेके आया था। और यहाँ ये बिजनेस में मतलब बहुत माल खरीदना, माल बेचना, हमारा ज़्यादातर उस समय का बात है, उस समय मेरा ज़्यादातर माल बंगाल, बिहार, असम में ही जाता था। तो फाइनेंशियली थोड़ा सा दिक्कत आई, पर मेरा क्या था, मेरा वेल मैनेजमेंट के कारण हम लोग को कभी तकलीफ नहीं हुआ कि कहीं से गांव, जैसे माल किसी का लाए फिर वहाँ से वापस उधारी जो था वहाँ से मंगा के हम लोग दे देते थे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। संघर्ष खूब किया।
10 साल तक खूब मतलब बेंगलोर में मतलब बहुत संघर्ष किया। तो दर्शकों, ये सीखने वाली बात है। इन्होंने बताया कि पूंजी कम थी, पूंजी कम होने के बावजूद भी इन्होंने मैनेज किया, उस स्थिति को पूरी तरह समझा और कहीं पर भी वो पीछे नहीं हटे। उनका जो दृढ़ संकल्प था और आगे बढ़ने की जो लगन थी, जो निष्ठा थी, इसी लगन और इसी निष्ठा के कारण आज वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में पहुंचे हैं। तो इसके लिए एक बार जोरदार से तालियां हो जाएंगी। पूजा जी, आप उदय सिंह जी से कुछ पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपने इतनी संघर्ष देखी है, तो उसके पीछे आपके परिवार का कितना योगदान था? आपके परिवार ने आपको कितने अच्छे से सपोर्ट किया? परिवार तो ऐसा है कि मैं परिवार में सबसे बड़ा था, तो मेरे में कुछ गुण मेरे दादाजी के आगे थे। क्या वेल मैनेजमेंट, मैं बचपन से ही मतलब मैंने टाइम मैनेजमेंट और इसमें बहुत मेरा कमजोरी समझो या कुछ भी समझो, टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत पक्का था। जो अगर मैंने बचपन से ही सीख लिया कि अगर 5 इतना बजे और उठना है तो इतना बजे उठना है। मेरे को मतलब बहुत शौक है, 30 साल से मैं एक ही रूटीन से चलता हूँ। वो रूटीन क्या है? जल्दी उठना, तो रेडी होके पार्क जाना, वहाँ 1.5 घंटा बिताना अपने मतलब योगा, वॉकिंग और फ्रेंडों के साथ। तो 1.5 घंटा मैं पक्का वहाँ रहता हूँ। यही एक जो मेरे ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी पूंजी कमाई मैंने यही है, वेल मैनेजमेंट और अपना हेल्थ वाइज। मैंने हेल्थ वाइज बहुत ध्यान, हेल्थ को सबसे, जैसे पहला सुर निरोगी काया, मैंने उसी को सबसे ऊपर माना। क्या बात? हाँ, एक बार जोरदार से ताली हो जाएगी। आज भी उसी लाइन पर चलता हूँ, पहला सुर निरोगी काया। आपको जानकर ये खुशी होगी, मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे कम दवाई ली है, नहीं के बराबर। कोई भी कुछ भी हो जाए, दवाई नहीं खाना है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक ज्वलंत उदाहरण है कि संघर्ष कीजिए, जीवन की आपाधापी में हमें आगे बढ़ना है और अपने लिए एक मुकाम हासिल करना है, बट हेल्थ और जो स्वास्थ्य है वो प्रायोरिटी हमारे जीवन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। उदय सिंह जी, आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपने परिवार के बारे में बताया, तो आपकी जो स्वर्गीय पत्नी है उनका कितना सपोर्ट रहा? हाँ, ये बहुत उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। उन्होंने कभी भी मेरे से ये शिकायत कभी नहीं की कि आप इतना कम कमाते हो, ये करते हो। जितना मेरे को मिलता था, चाहे मैं मतलब दुबई में 300 कमाता था तो उसमें भी खुश थी। कलकत्ता में यहाँ मेरे को बेंगलोर आने के बाद मेरे को अगर उस समय मेरा फिक्स था 4000 रुपये ही आप उठा सकते हो, तो 4000 में ही हम इतनी बढ़िया से मैनेज करती थी कि मेरे को कभी भी मतलब उनको फील नहीं होने दिया। ये मेरे पत्नी का बहुत मतलब कहूँगा कि बहुत ही अच्छा उनका सपोर्ट मिला। कभी उन्होंने सिक्कन ना आने दी कि इतना से क्या होगा, इस तरह से घर चलता है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। तो दोस्तों, एक बात जो बार बार सामने उभर कर आ रही है कि बेटर हाफ का अगर सपोर्ट हो हमारे जीवन में, तो जीवन के जो संघर्ष हैं उन संघर्षों से हम जूझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे उदय सिंह जी ने बताया कि उनकी वाइफ का सपोर्ट उनके जीवन में हमेशा रहा। उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की, चाहे स्थिति कैसी हो, परिस्थिति कैसी हो, लेकिन शिकायत कभी नहीं की। और पूजा जी, आप और कुछ पूछना चाहते हैं इनसे परिवार के बारे में? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप परिवार और अपना बिजनेस और समाज के बीच में आप तालमेल कैसे करते हो? समाज तो मेरा शौक़ है। समाज में मतलब जैसे राजस्थान परिषद है, सरदार सर परिषद है, इन्होंने जो मेरे को शुरू से जोड़ के रखा है और टाइम भी देता हूँ। और बहुत मेरा क्या समझिए क्या मेरे को शौक़ है कि मैं समाज से जुड़ूं और जितना भी आप किसी का मतलब चेहरे पर अगर मैं हंसी ला सकूं या खुशी ला सकूं, तो इससे बड़ा मेरे से ज़्यादा सहयोग नहीं है। बहुत बड़ी बात है। एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मेरे जहन में आ रही है, वो ये है कि आपके 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियाँ हैं जी, उनका आपके जीवन पर और आपका उनके जीवन पर कितना प्रभाव? हाँ, ये देखिए ऐसा है कि मैं मेरी लाइन से चलता हूँ और वो कैसे चलते हैं नहीं चलते हैं तो वो अपना पिताजी को देख के चले उस रास्ते पर, और नहीं जाते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा काम है उनको जगाना, और उसके बाद भी वो अगर नहीं जैसे जगाने का मतलब मेरे कहने में मेरे को एक ही है कि हेल्थ को सबसे टॉप में रखो। अगर नहीं रखते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपने डगमग नहीं होऊंगा।
मैं अपने रास्ते चलूँगा। बहुत बहुत तालियां हो जाएंगी। प्रथम राजेश जी तातेड़ हैं, फिर मनीष जी हैं। मनीष जी राजस्थान परिषद के सेक्रेटरी हैं और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मधु जी हैं और शशि जी हैं। ये चारों अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं। तो आपको कैसा फील होता है जब आप इन चारों को देखते हैं, तो कैसा आपको महसूस होता है? बहुत गर्व होता है बेटियों को देख के, या इनको ये जब आगे बढ़ेंगे तो मेरे को बहुत गर्व होगा। एक बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी तभी होती है कि उनके जो पुत्र है या पुत्रियां हैं अपनी ज़िंदगी में उन्नति करें। वो उनको देखना है कि कैसे उन्नति करना है, नहीं करना है। पर हाँ, ये है कि मेरी शशि जी और बहुत मतलब मेरे चारों बच्चे बहुत टैलेंटेड है, पर वो टैलेंट अपना कहाँ खर्च कर रहे हैं तो वो जाने, पर देख के खुशी होती है उनको। अच्छा। और उदय सिंह जी, आप सरदार शहर परिषद से भी जुड़े हुए हैं और वर्तमान में आप सरदार शहर परिषद के अध्यक्ष भी हैं। तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि आपका ये लगाव कैसे हुआ? सरदार शहर से तो शुरू से ही लगाव था, और क्योंकि मेरे यहाँ जितने मित्र हैं ज़्यादातर सरदार शहर के ही हैं, उन्होंने ही मेरे को सरदार शहर से जोड़ दिया। अब मेरा मन रियल में बहुत सरदार शहर में, क्यों इतने बड़े मित्र हैं, इतनी बड़ी संस्था है, तो मेरा उनके साथ बहुत जुड़ाव रहा। और ये बात है कि मैं पिछले 7-8 साल से मतलब सब मेरे को बोलते थे आप इसमें, हाँ ये सरदार शहर परिषद में मैं एक बार मंत्री भी रह चुका हूँ और मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा गया। उसके बाद फिर 2 साल के बाद फिर मैंने कभी मतलब चेष्टा नहीं की कि मैं सरदार शहर का मतलब प्रेसिडेंट बनूं या नहीं बनूं। इस बार का समझ लीजिए गुरुदेव की बहुत अच्छी कृपा होगी, अचानक मेरे को बिना मतलब कोई निर्विरोध मेरा चुनाव हो गया। क्या बात है। हाँ हाँ जी। अच्छा उदय सिंह जी, आपके बारे में एक बात जो विख्यात है, जो प्रसिद्ध है कि यू बिलीव इन गिविंग। आप भामाशाह के नाम से भी जाने जाते हैं और ये कहा जाता है कि आपके दर पर, आपके दस्तक पर अगर कोई आता है और उसका प्रोजेक्ट अगर अच्छा होता है तो आप उसे मना नहीं करते। तो ये जो वापस देने की जो भावना है, ये भावना कहाँ से आई और क्या प्रेरणा है इसकी? ये सब मेरे दिल का मैं बहुत नरम हूँ। ये है कि ऐसा है, किसी का मुंह पर अगर मतलब कोई भी अगर तकलीफ में हो या कोई भी दर में आ जाए तो वो खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए ऐसा हो जाता है। मैं क्या करूं। और मैंने बहुत जगह अपना, जैसे अपना समाज में भी मैंने ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ अब मेरा नाम आपको नहीं दिखेगा, और देते रहता हूँ भगवान अपने पूर्ति करते रहता है बस। आपको बता दो, शायद ये बता नहीं रहे हैं, कई कन्याओं का इन्होंने शादी का खर्चा उठाया। बहुत बड़ी बात। ये अभी भी 1 महीना भी नहीं हुआ, मैं वहाँ उदयपुर जाके एक कन्या का पूरा खर्चा मैं उठाया, और वो सरदार शहर परिषद के बैनर तरही में गया था और खर्चा मैं खुद मैंने दिया। वो क्या ATG मिलता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, चेक दे दो या कुछ भी दे दो। आपको कैसा महसूस होता है, आप दूसरों की मदद और करते हो? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कम से कम 200 बच्चों का, जो विकलांग बच्चों का है उनका, मैंने अभी तक 200 बच्चों का डॉक्टरी का पूरा खर्चा मैंने अभी उठाया है 3-4 साल। देखिए उदय सिंह जी एक लिविंग लेजेंड है। ये एक ज्वलंत उदाहरण है सबके लिए, जो हम सबको सीखना चाहिए कि सफल व्यक्ति वो नहीं होता है जो अपनी जो कमाई हुई पूंजी है वो अपने लिए यूज करे। सफल वो तब होता है जब वो पूंजी से समाज को भी वापस कुछ दे, और उसके निमित्त से आज जैसे उदय सिंह जी ने फरमाया कि उनको एजुकेशन हो या कोई भी ज़रूरत हो, वो ज़रूरत पूर्ति उदय सिंह जी कर रहे हैं। तो इनका तहे दिल से एक बार जोरदार से हार्दिक अभिनंदन। एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत ही संघर्ष में दौर रहा आपका ये, और आज आप एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर हैं। तो आपके मायने में असली खुशी और असली संतोष कहाँ है? क्या वो पैसे कमाने में है? क्या वो सामाजिक क्षेत्र में है? आपके हिसाब से जो सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं, संतुष्टि,
वो क्या है? संतुष्टि ये है कि दूसरे के चेहरे पर कैसे मैं खुशी ला सकूं, ये सबसे बड़ी मेरी संतुष्टि रहती है। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं जिस पार्क में घूमता हूं ना, 50% से ज़्यादा आदमी मेरे को देखते ही स्माइल देते हैं। तो या आप सोचो। और मैंने ऑफिस में भी मेरी जो दोनों ये अकाउंटेंट है, उनको मैंने शुरू में कह दिया कि तो ऑफिस में आते ही आप मेरे को स्माइल देंगे और जाते भी स्माइल क्या देंगे। बात है, जोरदार तालियां हो। समझ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं एक बात बताऊं विनय जी, हाँ। कि जो आप बता रहे हैं दूसरों की तो करते ही करते हैं, हाँ। अपने परिवार वालों के लिए बहुत करते हैं। हाँ। आज जब ये कलकत्ता जब गए थे हाँ। और इनके जीजा जी के हिसाब से ये गए थे, हम्म। तो आज भी उस परिवार में आज इनकी बहन है जो कई सालों से हाँ। वो मतलब वो बेड पर हैं, लेकिन उसके लिए नर्स जो है और पूरा जो है इनके द्वारा ही वहाँ पे होता है। काबिल तारीफ। मेरे को क्या, मेरी बड़ी बहन अगर मेरे को आशीर्वाद दे तो इससे बड़ा क्या होगा। वो बहुत मतलब 88 ईयर्स की स्वस्थ लेडीज है। जिंदगी में कभी उन्होंने दवाई नहीं खाई, पर क्या एज एक भी चीज़ है, तो एज के कारण वो नहीं चलता है। तो उनकी तकलीफ देख के ही फिर मैंने एक कलकत्ता की एक नर्स को उनको फिक्स कर दिया, और उनका जितना भी खर्चा होता मैं उठा भेजते रहता हूँ। देखो, जोरदार तालियों से। एक और बात जो आपसे पूछना चाहूंगा उदय सिंह जी, वो ये है कि तेरापन धर्म संघ का और जैन फिलोसफी का आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा? हाँ, ये ऐसा मेरा जो जन्म ये जिस धर्म में हुआ है, मैं तो उसी को सबसे अच्छा मानता हूँ। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी को देख के मैंने देखा कि यही धर्म संघ सबसे अच्छा है, और इसी को मैं मानता हूँ। दूसरे धर्म संघ का मेरे से इतना नहीं है जितना मैं तेरापंथ धर्म संघ को मानता हूँ। कोई एक बात, कोई एक सोच जो आपको बहुत प्रभावित किया है, जिसने आप आचार्य श्री तुलसी जी? हाँ, ये आचार्य श्री तुलसी का मेरे पर बहुत बड़ा मतलब उनकी बहुत बड़ी अनुकंपा थी। इसका कारण क्या है कि जब मैं रानावास में पढ़ता था ना, तो मैं जितने भी ट्रूप्स जाते थे ना, मैं सबका उनका हेड था। आपको कभी बताया नहीं, पर मैं उसका हेड था। तो हेड के होने के नाते हम करीब पहले मतलब जाने से पहले जो तैयारी करते थे ना कि एक ग्रुप का, तो जैसे 25 लड़के 30 लड़कों का, तो वो जो हम लोगों को जिम्नास्टिक दिखाना, आग में से कूदना, उनका करना, ये सब मैं मैनेज करता था। तो इस हिसाब से मैं आचार्य श्री तुलसी के पास आते जाता रहता था। उनके कभी यही इनका मतलब हेड यही है, और इस हिसाब से वो अच्छा मेरे को बहुत मतलब आशीर्वाद वहीं देते थे, और बहुत अच्छा लगता था। क्या बात। विनय जी, मैं एक और बताना चाहूँगा, संस्मरण बताना चाहूँगा। ये मैजिशियन भी है। अच्छा। हाँ, स्टेज प्रोग्राम भी इन्होंने मतलब गांव में स्टेज प्रोग्राम भी बहुत किया हुआ है, और अच्छे मैजिशियन है। क्या हम तो नहीं करते हैं, लेकिन अच्छे मैजिशियन भी है। क्या बात है। ये भी आपके बारे में जानने को मिल गया। हाँ, देखिए ऐसे में क्या है कि थोड़ी हाथ की सफाई वगैरह यहाँ तो मैं बेंगलोर आने के बाद तो छोड़ दिया। हाँ, ढूंढना वगैरह में ज़रूर करते थे, और बहुत अच्छी भीड़ लगती थी, और इतना मतलब लोग मतलब पसंद करते थे कि बहुत। और उनके मेरे सबसे बड़े सहयोगी बचरा जी थे। मतलब मैजिक करने के बाद क्या होता है कि एक वो पार्टनर चाहिए, वो पार्टनर में हमारे कमल जी के बड़े भाई बचरा जी बहुत अच्छा रोल करते थे। हम छोटे मोटे हम लोग हाँ, नौकर नाटक भी मतलब करते थे, तो हमें इनकी हीरोइन बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अच्छा। लड़की का रोल किया, ये उस समय शायद हीरो थे, राजेश नाम था। बात कर। तो उदय सिंह जी, मैं ये चाहूँगा कि जो तमाम दर्शकगण आपको देख रहे हैं, पूरे विश्व भर में ये प्रोग्राम प्रसारित होने वाला है, और हमने आपसे बहुत सारी बातें की, आपके संघर्षमय जीवन के बारे में जाना, और किस तरह आप आगे बढ़े उसके बारे में जाना। कोई एक संदेश जो आप युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं, जो आज की युवा पीढ़ी है विशेष तौर पर उनको देना चाहते हैं, आपकी तरफ से कोई प्रेरणा उनको देना चाहते हैं, तो आप दीजिए। आज की पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि पॉजिटिव में जियो, और सबसे ऊपर अपना हेल्थ को रखो।
पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद अगर पैसा कमाया तो काम आएगा, नहीं तो ये जितने भी आप पैसा कमाएंगे सारे हॉस्पिटल में जाएंगे। पॉजिटिव सोच जरूर रखना चाहिए। एक चीज़ है क्या, देखिए आप कभी भी कोई एक ग्लास, एक मतलब मेरे से जाते जाते किसी स्टाफ से कोई ग्लास टूट गया या घर में फूट गया तो क्या उसे रिएक्ट नहीं करते हैं? मैं कभी भी नहीं करता हूँ रिएक्ट। वहीं अगर ग्लास टूट गया, वो वापस तो आ नहीं सकता। उसी टाइम पॉजिटिव सोच के साथ जियोगे तो कोई बात नहीं, हो गया अब क्या करना है। तो पॉजिटिव सोच के साथ जीना चाहिए, मेरा सबसे बड़ा ऊपर यही रहता है। एक और जोरदार से ताली हो जाएगी। उन्होंने दो बात यहाँ पे कही, एक तो वैचारिक शुद्धि, विचारों की शुद्धि की बात कही, और दूसरी बात कही कि स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दो, हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये दो बहुत ही क्रिटिकल मैसेज हैं जो आज के युग के लिए प्रासंगिक हैं। these two messages are very very relevant for today's use। एक और बात जो मैं जानता हूँ, आपका जो बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं, वो ये है कि योगा से भी आपका बहुत संबंध है। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? जैसे अभी आपने और मैंने, हम दोनों ने शिविर अटेंड किया था छोटी गुरुमा। हाँ, तो उसके बारे में भी कृपया। देखिए छोटी गुरुमा का मैं यहीं ऐसा है कि 8-10 साल पहले इनके जो काम करना का स्टाइल से इतना जुड़ गया, बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और इन्होंने जो सोच और जो मतलब टाइम मैनेजमेंट का, इनके पास सब गुण है, तो इसीलिए मैं जुड़ गया इनसे। और अभी तो हम लोग बस अभी गुरुमा का करके आए ही हैं, और बहुत मतलब क्या बताऊँ कि बहुत ही मतलब इतनी मतलब टाइम मैनेजमेंट और हर मैनेजमेंट में इतनी वो आगे निकल चुकी है कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए उनके हर शिविर में मैं उनके ज़रूर अटेंड करता हूँ। क्या रिवाइज हो जाता है उसमें, क्या आपने जो भी सीखा है उसका बहुत बड़ा रिवाइज हो जाता है। और मैं 1 घंटा डेली अपना पार्क के अंदर मैं ज़रूर योग करता हूँ। 6 से 7 बजे का टाइम है मेरा, ऐसा है योग है। तो वो योग क्या किस टाइप का है कि हमारा एक ग्रुप बना हुआ है हमारे पार्क में, तो उसमें 10-15 कुछ लेडीज़ है, कुछ जेंट्स है, और एक डॉक्टर बोल के एक लोकल यहाँ का है, वो हमारा लीडर है। वो जैसे जैसे बोलता है वैसे हम लोग करते हैं, पर वो फिक्स रूटीन से चलते हैं। हाँ, इसके बाद ये योगा आएगा, इसके बाद ये योगा आएगा। वो 45 to 50 मिनट का एकदम है, वो मैंने कभी मिस नहीं किया है। और यही वजह है कि ही इज 74 years old, और आज के इस एज में भी ये पूर्णतः स्वस्थ हैं। इनका जो ऑरा है बहुत ही पावरफुल ऑरा है। और मैं एक बता दूं आपको कि छोटी गुरुमा ने इनका उदाहरण देकर सबको समझाया था कि देखिए उदय सिंह जी को देखिए, उनके चेहरे पर जो ओज है उसको देखिए। तो वहां पे बैठे हुए करीब 100-120 जो प्रतिभागी थे, उन प्रतिभागियों के लिए वो उदाहरण थे। और ये शिविर जो होते हैं, उस शिविर में जो इनकी प्रेजेंस रहती है, तो इनको उदाहरण के तौर पर सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है। एट दिस एज ऑल्सो 74 years of age, बट दिस पर्सन गिव्स प्रायोरिटी टू हेल्थ फर्स्ट। तो एक बहुत ही बड़ा मैसेज वो ये है कि स्वास्थ्य पर अपना ध्यान दें, स्वस्थ जीवन सुखी जीवन। उदय सिंह जी, आपके जो विचार आपने आज यहाँ जो रखे, उन विचारों से निश्चित तौर पर हम सबको बहुत बहुत प्रेरणा मिली है, और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक बार जोरदार से ताली हो जाएंगे। और पूजा जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँगी कि आपने हमको इतना सिखाया। 2 चीज़ तो सिखा दी, पॉजिटिव रहो और हेल्थ का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच। मुझे ही नहीं, बहुत लोगों को आप बहुत अच्छे विचार दे टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट, आई विल नोट दैट। तो अभी टाइम है कि हम थोड़ी सी मस्ती करें, थोड़ी सी शरारत करें। ये रैपिड फायर है, यहाँ पे आपको 10 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा और आपको 10 सेकेंड में आपको आंसर करना है, ठीक है? तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? अब मेरे एज के हिसाब से तो उस समय सबसे फेवरेट हमारी वहीदा रहमान या रेखा जी थी। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मूवी मेरी संगम। नहीं, मेरा नाम जोकर। ओके, आप अगर एक लाइन में फ्रेंडशिप को एक्सप्लेन करोगे तो वो क्या है? दोस्ती को सिर्फ एक लाइन में, एक शब्द में। दोस्ती में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बस दोस्ती दोस्ती होती है, और एक दूसरे के दुख में शरीक होना या एक दूसरे का दर्द समझना, यही दोस्ती है।
एक लाइन में आप सक्सेस को क्या एक्सप्लेन करोगे? सक्सेस मतलब टाइम, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट और पॉजिटिव अगर थिंकिंग हुआ तो आप आराम से उसको सक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको चांस मिले कि आप कोई एनिमल बन सको तो वो कौन सा एनिमल बनोगे और क्यों? बंदर ही बन और क्योंकि वो क्यों? ज़्यादा उछल कूद वही मचाता है। और उछल कूद वही मचाता है, वही अच्छा लगता है। बच्चे जब उछल कूद मचाते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं होता? ऐसे ही वो तो बंदर का ही रूप हुआ ना। 1 to 10 में आप अपने लिए क्या रेटिंग दोगे? 1 से 10 आप अपने आप को कहाँ पाते हो? 10 बेस्ट है और 1 सबसे नहीं, वो तो ठीक है, पर क्या और आगे और बढ़ना है, और आगे बढ़ना, चाहे वो 1 हो या 10 हो, कैसे बता सकते हैं कि मैं अभी 10 जो आप फिलहाल एट प्रेजेंट आपकी जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर आप क्या रेटिंग करोगे, आप 1 to लेके 10 तक? 10। क्या बात है, तो जोरदार तालियों से। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस इनमें कूट कूट कर भरा है। उदय सिंह जी, एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा और वो होगा आखिरी प्रश्न। वो प्रश्न ये है कि आज आपकी स्वर्गीय धर्मपत्नी ये प्रोग्राम देख रही है और जहाँ कहीं भी हैं वो आपका ये साक्षात्कार देखकर, इंटरव्यू देखकर बहुत 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 खुश है। अगर आपको उनके प्रति कोई गाना समर्पित करना हो, कोई सॉन्ग समर्पित करना हो या कुछ कहना हो तो वो कौन सा सॉन्ग होगा? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, आवाज दो हम हैं यहीं, हम हैं यहीं। क्या बात। और मैं चाहूंगा कि आप अपने परिवार को भी यहाँ बुलाएं। उसके पहले राजस्थान परिषद की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा, बहुत 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 धन्यवाद। आप यहाँ आए और हमें आपके विचारों से अवगत कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। और